अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आर्टिकल 35A और सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट और बाबरी मस्जिद का जो 5 रुकनी हिंदुत्वा बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसके फैसले के बाद अब जी पेश खिदमत है वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो कि लोकसभा से हिंदुत्वा और बुचर ऑफ गुजरात की क़यादत में जो है ये मंजूर करवा लिया गया और मुसलमानों पर एक और भयानक और एक खौफनाक हमला कर दिया गया, न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि अक़लियतों पर भी इसको एक घिनौना हमला और एक मंसूबा करार दिया जा रहा है। इसकी मंजूरी के वक्त अपोजिशन ने, राहुल गांधी ने ख़ास तौर पर कहा कि ये अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों के हुकूक पर सबसे बड़ा तारीख़ी हमला है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी ने भी इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि माजी में भी बुचर ऑफ गुजरात जिसने गुजरात में 12 साल कत्ल गारत किया, मुसलमानों की अमलाक जलाई, उन्हें ज़िंदा जलाया, और उसके साथ साथ फिर न्यू दिल्ली के जो फसादात थे वो फसादात अपनी जगह पे, और जो आर्टिकल 35A का जो मॉडल था यानी काबिज़ होने का, क्योंकि जो RSS है इसका जो नज़रिया है इसमें काबिज़ होना ये इनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है और इनके मंशूर में भी ये चीज़ शामिल है। गो के बलि चढ़ाना वो एक तरफ है और वो जो छोटी ज़ातें, निचली ज़ातें हैं उनकी बलि चढ़ाना ये भी RSS की एक आइडियोलॉजी है। लेकिन एक मरतबा फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी और उसके साथ उसके दीगर जो रुफ़का हैं जो कत्ल गारत का बाज़ार गर्म किए हुए हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा करने के तमाम तर हथकंडों का इस्तेमाल करते हुए इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लोकसभा से मंजूर करवा दिया। इसे एंटी मुस्लिम अमेंडमेंट बिल कहा जा रहा है। इसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान बिलखुसूस जो कि इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 2 कौमी नज़रिया आप सबको याद आ रहा होगा, हमें भी याद है। उसको इंडोर्स की जा रही है ये हिंदू सरकार, हिंदुत्वा जो है वो बार बार उनके उस 2 कौमी नज़रिए को और उस फैसले को कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते, और आज ये बात साबित हो चुकी है। माजी में भी कई मरतबा कई अदवार में ये बात साबित हुई है। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे, क्योंकि मणिपुर से लेकर जितनी भी 7 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, उसके अलावा इवन के मुंबई में, गुजरात में, कलकत्ता में और जो दीगर स्टेट्स हैं वहाँ पर भी मुजाहरे जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। और ये इस दफ़ा कहा जा रहा था कि मोदी सरकार के पास इतनी पॉलिटिकल फोर्स नहीं है और उन्होंने मांगे तांगे की हुकूमत बनाई है, लेकिन इस फैसले के कुछ और भी मुहर्रिकात हैं, उसे जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब सो कॉल्ड बलोचों की जो एक अलहदगी पसंद तंजीम है BLA, जिसने कत्ल गारत का बाज़ार गर्म किया है, बलूचिस्तान में निहत्ते लोगों को कत्ल करके झंडा उठा के सरमचारी का नारा मारने वाले, उनके ख़िलाफ़ अब लोग सरापा एहतजाज हैं। सिंध में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी एक बहुत बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शदीद तनकीद का निशाना बनाया उन लोगों को जिन्होंने निहत्ते मासूम मज़दूरों को निशाना बना के और बहुत बड़े गाजी बनने की कोशिश की। ये बुज़दिल जो दहशतगर्द हैं इनके ख़िलाफ़ अब घेरा तंग होगा, और कुछ अनफॉर्चुनेट मैं ये कहूँगा कि कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस जो कहती तो खुद पॉलिटिकल फोर्सेस है, जिनके घरों में भी अलहदगी पसंद तंजीम के लोग, बल्कि उनके खून के रिश्ते जो हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इंडोर्स कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल विंग का एक मंज़र पेश किया जा रहा है जो कि इंतहाई ख़तरनाक नताइज बरामद करेगा। इक़्तिदार का मज़े लूटने वाले, अपनी जायदादें बनाने वाले और अपने इलाके में ना रत्ती बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप न करने वाले भी आज कैश कर रहे हैं इस सबको। ये एक अलमिया है और हमारे नौजवानों को और हमारे पाकिस्तान की अक़वाम को इस चीज़ पर गौर व फ़िक्र करना होगा और ये फ़ैसला करना होगा कि क्या इन लोगों को दोबारा से क्या उस तरह मैंडेट दिया जा सकता है जो इनका एक घिनौना चेहरा अब खुलकर सामने आ रहा है। और फिर मैं एक बात करूंगा, फिर अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगा। ये बोलना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और कुछ लोग बातें करते थे वो भी अब जाकर इनकी सफ़ों में बैठ के पता नहीं क्या तलाश कर रहे हैं, जो अपनी कौम को तो कुछ कहा करते थे लेकिन अब जाते हैं उनके पास खैर सगाली के पैगाम लेके, वोट किसी और चीज़ का लेते हैं और यहाँ पे जाकर ये बात साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये एक गठजोड़ ही है और इसका इम्पैक्ट भी यही है कि ये एक गठजोड़ है। इस पर हम बात करेंगे। मंजूर मलिक साहब हैं जी, आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कलमकार हैं, बहुत शुक्रिया। बाबर गौसी साहब सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया बाबर गौसी साहब। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हैं, दिफाई, सियासी, बैनुल-अक़वामी और सरहदी उमूर पर आप
की दस्तरस है, बड़ी गहरी नज़र है, तमाम तर हालात को बड़ी बारीकबीनी से देखते हैं। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। एक तो आपका एक राइट है कि आप दूर हैं, तो आपका हक भी पहले है, और हालात के हवाले से भी अगर हम देखें सर, ये वार पे वार हो रहा है मुसलमानों पे। कहाँ गए ये इंसानी हकूक़ के चैम्पियंस, अलमबरदार, और ये जो 30 आर्टिकल्स बना के बैठे हैं ना, जिसमें मजहबी आज़ादी और लैंड्स पे कब्जा ना करना और ये इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, ये कहाँ गई सर? ये तो उनके मुंह पे तमाचा है, बल्कि ये 2 हाथों से तमाचा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और आपके दोनों एलीट पैनलिस्ट को मेरा बहुत सलाम। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान का जो बनना है, आज हम देख रहे हैं कि जो 2 कौमी नजरिया था, जिसके ऊपर 1940 में करारदाद भी आई, तो 85 साल पहले जिस चीज के ऊपर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, अब वो वक्त के साथ साथ बार बार ये साबित हो रहा है कि वो कितना सही नजरिया था, और पाकिस्तान का जो क्रिएशन है कितनी मीनिंगफुल है। सबसे पहले तो बड़े अफसोसनाक है व्हाटएवर इज हैपनिंग विद द मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली इंडिया के बीच में। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि अपने पाकिस्तानियों के लिए भी इसमें एक सबक है, हम मुसलमानों के लिए एक सबक है, खास तौर पे अब वो नौजवान जिन्होंने आज़ादी को देखा नहीं है, तो वो उनके लिए ये एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है कि क्या हो रहा है इस वक्त अफगानिस्तान में मुसलमानों के साथ, और कितनी बड़ी नेमत है पाकिस्तान की शक्ल में। ये सबसे बड़ा कंक्लूजन और लेसन तो मैं ये ड्रॉ करवाना चाहूंगा अपनी नई नस्ल के लिए, खास तौर पे, या उन लोगों के लिए, उन फसादियों के लिए, उन सियासी और समाजी फसादियों के लिए, वो सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स के लिए जो बलूचिस्तान में, जो खैबर पख्तूनख्वा में, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि जो शरीयत के तौर पर मजहब को यूज कर रहे हैं, कि पाकिस्तान का बनना, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस एक कितनी बड़ी नेमत है जी। तो ये आज वो साबित हो रहा है। और अच्छा जनरल साहब, क्योंकि आपकी मौजूदगी का मैं हमेशा फायदा उठाता हूं, कुछ तल्ख बातें करना भी जरूरी है, क्योंकि हमें कहीं पे गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं। आपको नहीं लगता कि ये नौजवानों के जहनों में जहर उगलने वाले, हकायक को मसख करके पेश करने वाले, पाकिस्तान के खिलाफ एक फोर्स तैयार करने वालों को जो लीड कर रहे हैं, सबसे पहले हमें बिला इम्तियाज उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, चाहे उसमें वो सियासी शेल्टर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी किस्म की सिंपैथी लेते हैं, क्योंकि ये कड़वा घूंट अगर हमने ना पिया सर, तो ये जहर उगलते रहेंगे और हकायक का दूसरा रुख पेश करते रहेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान ने कम्युनिटी ऑफ नेशन में एक जेन्युइन डेमोक्रेसी के तौर पे और जेन्युइन आज़ादी के साथ रहना है, और एक न्यूक्लियर अपनी जो एसेट्स हैं या न्यूक्लियर पावर रहना है, रीजनल में मीनिंगफुल रहना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में मीनिंगफुल रहना है, तो पाकिस्तान को आइन के ताबे और पाकिस्तान को लॉ के ताबे चलाना होगा जी, इर्रिस्पेक्टिव के कौन कितना ताकतवर है। जब हम ताकत का मंबा रियासत के बजाय कहीं और ले जाते हैं, जब इंडिविजुअल्स की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, जब इंडिविजुअल जो है अपने ग्रुप से या अपनी पार्टी से, और पार्टी पाकिस्तान से बड़ी हो जाती है, या कोई इंडिविजुअल अपना इदारा या पाकिस्तान से बड़ा होने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। जो हार्ड स्टेट की भी बातचीत हो रही है, वो हार्ड स्टेट डजंट मीन कि जी आप वेपन्स और हथियार उठा के शुरू हो जाएंगे मारना लोगों को। यानी उसमें एक पहलू इसका ये है कि जीरो टॉलरेंस होगी टेररिस्ट के हवाले से, जीरो टॉलरेंस होगी। और अभी आप हाल में देख रहे हैं, और बहुत ही माजी करीब में 1-2 दिनों में आप मजीद देखेंगे कि वो जो बुत जिनको आप समझती थी स्टेट में, ये समझा जाता है कि इनको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, वो भी लॉ के नीचे आएंगी जी। दैट्स हाउ एक अच्छी कौमें जो है वो तरक्की करती हैं जी। बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि आप डिफरेंशिएट कर दें, गरीब के लिए एक और कानून हो जाए, अमीर के लिए और ताकतवर के लिए और कानून हो जाए, और जितना आप ब्लैकमेल होंगे ऐसे एलिमेंट से, स्टेट कमजोर होगी जी। तो आज आप थोड़े घंटों में आप देख लेंगे कि पाकिस्तान की स्टेट इंप्लीमेंट करेगी अपने लॉज और अपने रूल्स और अपने जो स्ट्रेंथ है उसको शो करेगी। ये उनके लिए, सबके लिए, हम सबके लिए एक लेसन है। जैसे मैं कनेक्ट कर रहा था कि जो कुछ भारत में हो रहा है, पाकिस्तान की कदर हमें करनी बहुत जरूरी है। जो भारत में हो रहा है, हिंदुत्व का जो माइंडसेट है, मोदी जो एक्सपेंशनिस्ट उनकी पॉलिसीज हैं, और एंटी मुस्लिम इसको कहें, हम बाकी माइनॉरिटीज का भी करते हैं कि उनके साथ भी बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन ये स्पेसिफिक जो है मुसलमानों के खिलाफ है। बिल्कुल जी बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है। और ये देखें ना, 1995 के इस एक्ट में अमेंडमेंट करना, ये मुसलमानों की जमीनों पर, मुसलमानों की आजादी पर, मुसलमानों की मजहबी आजादी पर, रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर खुला हमला है जी। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं जनरल साहब आता हूं, क्योंकि इसके तो बहुत सारे पहलुओं पे बात की जा सकती है। मलिक साहब आपकी तरफ आऊँगा। अजीत डोभाल की बात करें, अर्नब गोबर स्वामी की बात करें, या वो गोबर आर्या की बात करें, मेजर, ये चंद लोग हैं, उनके बारे में हालात और डेफिनेटली हमारी
इंटेलिजेंशिया को भी पता है कि कहाँ कहाँ से वो किस तरीके से कौन से मुल्क में बैठकर जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, फिर अफ़गानिस्तान के अंदर से वो असला किस तरीके से आता है, हमारे पास तो तमाम इतलात मौजूद हैं। ये जो मुसलमानों पर रिसेंटली जो हमला हुआ है, आपको नहीं लगता कि आज के दिन पाकिस्तान भर में ये जो ख़ुद को यहाँ पे बड़े इंसानी हकूक़ के चैम्पियंस कहती हैं कुछ सियासी जमातें, और वो लसानी बुनियादों पर हकूक़ मांग रही हैं, क्या मुसलमानों के कोई हकूक़ नहीं है? क्या गज़ा के मुसलमानों के साथ जो बर्बरियत हो रही है, और अब जो मुसलमानों की जो अमलाक, जिसमें मदरसे आ जाएंगे, मसाजिद आ जाएंगी, शेल्टर होम्स आ जाएंगे, बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो प्रॉपर्टी है वो अब सरकार के हत्थे चढ़ जाएगी, इस पर क्यों मुजाहरा नहीं हुआ था? लोग तो इंसानियत की बात करते हैं, तो यहाँ तो मुसलमानों पर डायरेक्ट हमला हुआ है। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए जो वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, आप देख सकते हैं कि बदतरीन इंसानी हकूक़ की जो भला वर्जियाँ हैं वो मोदी सरकार कर रही है। जैसे जनरल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो एंटी मुस्लिम उनका एक जो माइंड सेट है और एक जो एक्सट्रीमिज़म वाली सोच है, देखिए वहाँ कितने करोड़ों मुसलमान शराब पे एहतजाज है। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जो नाम नहाज ये इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो और किसी जगह में कोई वाक़या हो जाए तो बड़ी आवाज़ बुलंद की, लेकिन ये हमारे पड़ोस में जो कुछ हो रहा है और जितना जुल्म वहाँ बरकरार रखा जा रहा है और जिस तरह की मुतनाज़ा कानून साजी और जिसके ज़रिए अरबों खरबों की जो जदादें हैं उनकी वो हड़प करने का जो मोदी सरकार का एक मनसूबा है, उस पर जिस तरह प्रोटेस्ट वहाँ हो रहा है उसके हक़ में यकीनी बात है कि जो हमारे यहाँ तंजीमें हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए कि उनके साथ जो सलूक बर्ताव किया जा रहा है, क्या आइन कानून जो चार्टर इंसानी हकूक़ का, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो अनरेस्ट है, जो एक बेचैनी है, जो एक तशवीश की लहर है, वहाँ करोड़ों मुसलमानों में फैल गई। और बिल्कुल जनरल साहब ने सर रिसेंटली अभी जो बाबरी मस्जिद का एक मतनाज़ा फैसला था, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी हिंदुत्वा बेंच इसको कहें, जिसने ये फैसला सुनाया, उससे हालात इतने कशीदा हो गए थे। फिर ये न्यू दिल्ली के जो फसादात थे, वो गुजरात के फसादात थे, ये आपको नहीं लगता कि इसके लिए अब एक एग्रेसिव टोन होनी चाहिए? क्योंकि मुझे असदुद्दीन अवैसी साहब का एक पार्लियामान के अंदर उनका एक खिताब मुझे याद आ रहा है, तो आज उनको उस पर भी असर नौ जायज़ा लेना चाहिए कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है बिलखुसूस जो मुसलमानों के हवाले से हिंदुस्तान में है, वो दुरुस्त साबित हो रहा है। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान का एक स्टेटेड पॉलिसी हमारी रही है और हमारा मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो भी इसकी रिफ्लेक्शन दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने एक स्टांस इख्तियार किया था वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप देख सकते हैं कि ये जो मोदी सरकार, वहाँ की जो हुकूमत नाम नहाद जो उसकी यानी इंसानी हकूक़ के हवाले से बड़ा प्रचार करते हैं कि जी हम तो बड़ा अक़लियतों का ख्याल करते हैं, माइनॉरिटीज़ आर सेफ लाइक दिस, सब कुछ उसके अपोजिट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह मुसलमान जो है ना आज़ादाना इबादत कर सकते हैं, जिस तरह आपने कहा उनकी जो इबादत गाहें हैं वो ख़तरे में, उनकी जो जदादें हैं वो ख़तरे में, उनके साथ यानी कि इनफरादी सतह पर, इज्तिमाई सतह पर शहरों में, सर 35A मॉडल है ना, वही 35A मॉडल है जो मकबूजा वादी में जो कुछ किया गया, 2 हिस्सों में तकसीम किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स तैनात किए, फिर जबरन जैसे वो गज़ा वाला मॉडल, उधर से फिर गज़ा का मॉडल अडॉप्ट किया गया, और अब दोबारा से जो है ये जो बिल मंजूर किया है ये 35A का मॉडल अडॉप्ट किया गया है, यानी काबज़ीन है ये। देखिए जी, इस तरह के इक़दामात से मैं समझता हूँ कि वहाँ जो नफ़रत है मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया और आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफ़ा होगा। उसकी वजह यह है कि जब से मोदी इक़्तिदार में है उनके जो इक़दामात हैं वो मुस्लिम दुश्मनी पे मबनी है। आप देख सकते हैं कि वहाँ जो अक़लियतें वो गैर महफूज है और जो ज़ालिमाना सलूक उनके साथ किया जा रहा है वो पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि वहाँ पर कोई इंसानी हकूक़ की जो कवानीन है और जो उनके अपनी कवानीन है, यानी आप ये भी सकते हैं कि अभी जो ये वक्फ बिल हुआ है उनके जो आर्टिकल 14 है, 25 है, 26 है, उसकी शदीद तरीन खिलाफ वर्जी है उसकी। बिल्कुल ठीक है जी, अब उसकी वायलेशन करके आप देख सकते हैं कि वहाँ के जो अपोजिशन उन्होंने कितना एहतजाज किया और इस वक्त वो कोई अक्सरियत में है भी नहीं। ये भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो उनको मैंडेट मिला है वो बड़ा मुनक़सिम किस्म का मैंडेट है, यानी कि इस वो पावर में नहीं है कि जो चाहे वो कर दे। ये उनको बड़ी शदीद मुज़ामत का सामना उनको ये इस पे बात हो सकती है। बाबर गोरसी साहब, एक तरफ वाज़े तौर पर जो है बीजेपी का एक मौक़िफ़ रहा है, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी और बाकी नहीं बात करेंगे, लेकिन कुछ अदवार में ऐसा हुआ है, ख़ास तौर पर वो जो नागालैंड और मणिपुर पे हमला करने वाले जो लोग हैं उनको भी हम बीच में से निकाल दें तो बैकडोर डिप्लोमेसी भी रही। अब योगी आदित्यनाथ जैसा बंदा जो कहता है कि हम मुसलमान यहाँ से निकल जाएं, उनके रहने की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, अमित शाह एंटी मुस्लिम एक पूरी जो है ना वो कैंपेन चलाता है, और फिर इसी तरह अजीत डोवाल जो है दुबई में बैठ के कहाँ पे बैठ के फाइनेंसिंग कर रहा है कि किसी न किसी तरह मुसलमानों को और मुसलमानों के हाथों कुचला जाए। कब सबक सीखेंगे हम,
कब हमें इस बात की समझ आएगी? बात ये है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप देखेंगे जो हिंदू है वो हमेशा मुसलमानों से नफ़रत करता है, क्योंकि हिंदू के सामने अगर कोई सामने खड़ा हुआ है तो वो मुसलमान हुए हैं। तो इसलिए ये बाई जेनेटिक कह लें, आप कह लें कि पैदाइशी तौर पर हिंदू और मुसलमानों का इख्तलाफ है। लेकिन आपने देखा है कि वो ये समझते हैं हिंदू इस वक्त कि अगर हमें कल को कोई टारगेट कर सकता है या हमें कोई टफ़ टाइम दे सकता है तो वो मुसलमान दे सकते हैं। तो इसलिए आप देखें कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर मुस्लिम दुनिया जो है वो मज़बूत होगी तो हम मज़बूत होंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मदीना शरीफ में एक होटल में एक हिंदुस्तान से आया मुसलमान वहाँ पे उम्रे के लिए, तो उसने कहा कि अगर मुसलमान तगड़े होते हैं, मुसलमान स्ट्रांग होते हैं, पाकिस्तान स्ट्रांग होता है तो हमारे ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। ये बड़ा आम जुमला बोला जी है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ये वहाँ का मुसलमान था, ये हिंदुस्तान का ये बात कर रहा है। हाँ। अभी आपने जो बात की है कि वो इसलिए सारी साजिशें कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और सारी चीज़ें हैं और वो मुसलमान है। वैसे अवैसी साहब को याद तो आया होगा पार्लियामेंट जी के हाँ, अंदर बैठ जो के आपने पाकिस्तान की बात हुई तो जी हाँ, उन्होंने जो आपने बड़ा कहा नहीं जी हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं। तो अभी जी। दो कौमी नजरिए का पता चला आपने ना? जो दो कौमी नज़रिए की बात की थी, अब कायदे आज़म एक विजनरी लीडर थे। वो आज से 80 साल पहले ये अल्फाज कह गए थे, 1940 में, तकरीबन 80 साल पहले। अगर वो कह गए हैं तो उन्होंने वहाँ गुजारा है, अपना बचपन उन्होंने वहाँ पे गुजारा है, अपने हिंदुओं के साथ उन्होंने सारी की सारी नेगोशिएशंस की हैं, लीडर्स के साथ मिले हैं। तो अगर वो उन्होंने दो कौमी नज़रिए की बात की थी तो आज मुसलमानों को, आज हिंदुस्तान वालों को सबको समझ आ रहा है कि ये दो कौमी नज़रिया ठीक था। अब आप ये बात देख लें कि इस वक्त जो ये जायदादों की बात हो रही है, तकरीबन 8 लाख के करीब जो है ये कीमती तरीन जायदादें हैं। 9 लाख एकड़ इसमें ज़मीन है। बिल्कुल। जी हाँ, और पहले क्या था कि ये वो ज़मीन है जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये कम्युनिटी के लिए है, वक्फ की मसाजिद भी के थी। लिए है और ये गरीब लोगों के लिए है कि जो पढ़ नहीं सकते, उनके जो किराए आते हैं, उनकी जो इनकम आ रही प्रॉपर्टी थी। इनकम आ रही है, वो आप मुसलमानों पे खर्च करते थे। अभी आप देखें ये अरबों खरबों की जो जायदादें हैं, जब ये बेचना शुरू हो जाएंगे तो इसमें मुसलमान कम्युनिटी को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सारी की सारी जो है ये हिंदू जो वहाँ पे कम्युनिटी होगी उस पर लगाए जाएंगे, क्योंकि इसका मकसद ये है कि आपने फाइनेंशियली तौर पर वहाँ के मुसलमानों को गरीब करना सर, है, हिंदू में नहीं, मुसलमानों ब्राह्मण्स पे को लगाए कमज़ोर जाएंगे। करना है। हाँ, ब्राह्मण्स पे। कमज़ोर करना है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में तो अगर आप चैंपियन करते हैं ये जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं जितनी, एक वाहिद मुल्क है हिंदुस्तान जो मर्जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर ले। वो कश्मीर देख लें, वो ईसाइयों के ऊपर देख लें, वो मुसलमानों के ऊपर देख लें, वो सिखों के ऊपर देख, जो भी वहाँ पे अक़लियती हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं है, सब के ऊपर आप देख लें, आज तक किसी ने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर ये बात नहीं की उनके खिलाफ। आज तक किसी ह्यूमन राइट्स ने, यूरोप की ह्यूमन राइट्स तंजीमें, किसी ने आके बात नहीं की, क्योंकि उनके सारे के सारे मफादात जो हैं वो उनके साथ हैं। और उसकी बुनियादी वजह क्या है जी? वो कहते हैं जी तजारत का जो हजम है वो हमारा ज़्यादा है। देखिए, तजारत तो दुनिया में होती रहती है, इकॉनमीज़ तो फ्लरिश करती रहती है, लेकिन आप इकॉनमी को फर्स्ट रख के आप जो फंडामेंटल राइट है इंसानों का, इंसानी हकूक़ का, उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इसलिए अब दुनिया को ये सोचना चाहिए। बल्कि आप देखें कि जितने यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका है, जितने इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं, अगर कोई मुल्क इस तरह की हरकत करता है तो उसके ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाते हैं, उसके ऊपर डिप्लोमेटिक पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, उसके साथ बाइकआउट्स किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जो है तमाशा देख रहे हैं, किसी की कोई परवाह नहीं है, तमाम की तमाम दुनिया जो है वो उसको सपोर्ट कर रही सर, है। इंसानी कुछ इंटरनेशनल लॉज भी तो हैं। एक तो आपका अपने मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं, कुछ बाइंडिंग्स हैं आपके लिए। जी, लेकिन आप देखें ना, वो इंटरनेशनल लॉज को भी ब्रेक कर रहे हैं। आपने देखा जो आर्टिकल 370 था जो उसने, वो भी इंटरनेशनल लॉ को हैसियत दी हुई थी, खुसूसी उसने हैसियत थी। किया। अभी आप देखें कि जो लॉ पास किया गया है, इसको तो होना चाहिए नहीं था कि ये इसमें अमेंडमेंट की जाती, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट होलनाक और बड़ा। जी हाँ, ये तो मुसलमानों का फंडामेंटल राइट जो पैदा हुआ उसी की प्रॉपर्टीज है, उसमें आप अमेंडमेंट करके अब आप देखेंगे जी जायदाद जो है जी मुसलमानों को भी मिल सकती है। अब वहाँ पे जो जिन्होंने काबजीन है वो हिंदू हैं, वहाँ पे वो कैसे कमज़ोर मुसलमान जाके कह सकते हैं ये हमारी जायदादें हैं जो हमारे नाम की जाए? ऐसे तो नहीं हो सकता। वो उसमें आर्टिकल में लिखा है कि अगर कोई उसके ऊपर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये मुसलमान की है, हिंदू की है, या अगर दोनों में डिसाइड ना कर सके तो वो हुकूमत अपने पास जैसा वो रखेगी। एक झूठा प्रोपेगेंडा किया था राम मंदिर वाला। जी आराम। अब देखें जब ये तो हुकूमत मुसलमानों के हकूक पे बराह रास्त एक डाका है। डाका, तो अभी मैं ये समझता हूँ कि जो दुनिया के मुसलमान हैं उन सबको इकट्ठा होना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। पाकिस्तान तो अपने तौर पे करता है सर, बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमान। बल्कि मैं बाबर साहब, आपका बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट नुक्ता है, जनरल साहब आपकी तरफ लेके आऊंगा, ये कब बेदार होंगे
अवैसी साहब का मैंने जिक्र किया और आप पहुंच गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि उनकी तकलीफ हम समझ सकते हैं, हमारा और उनका एक ही दर्द है। लेकिन उन्होंने एक दफ़ा ये पाकिस्तान के हवाले से एक बात कह दी थी ना, उन्होंने कहा मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करें, पाकिस्तान की बात ना करें। तो उनको आज दो कौमी नज़रिए का पता चल गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उन्हें हमने जगाना है कि ये शेव की धरती की बात कर रहे हैं, जिस शेव की धरती में इनका नजरिया ये है कि यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण्स हैं जो पता नहीं 3 से 4% होंगे, तो फिर मुंबई में जो है राधा नाचेगी और नई दिल्ली में नाचेगी, बाकी सबको तो ये नापाक कहते हैं, मुसलमानों को भी कहते हैं, क्रिश्चियंस को भी कहते हैं, सिखों को भी कहते हैं, सिर्फ ब्राह्मण्स जो है वो पाक हैं, बाकी शूदर दलित्स वगैरह सबको ये नापाक कहते हैं। ये किस किस्म का जो है ये अखंड भारत बना रही है, ये किस किस्म के बेवकूफ बना रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को? कब उठेंगे ये अपने हकूक के लिए? जी डॉक्टर साहब देखिए, मैंने तो अपना आर्गुमेंट बेस इसी टू नेशन थ्योरी पे किया था। देखिए डॉक्टर साहब, दो चीजें हैं जी। एक है विद इन मुस्लिम्स आल्सो और विद इन हिंदू आल्सो। हिंदू बहुत अच्छे हिंदूज भी हैं, किसी मजहब को कुछ उनकी फंडामेंटल बैड कोई चीज नहीं होती। पाकिस्तान में भी बहुत से हिंदू रहते हैं, बहुत से हिंदू इंडिया में भी हैं जो ऐसे उनको पता है कि ये जुल्म है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल एलीट है जी हिंदुत्व की, जो बीजेपी की शक्ल में, और अनफॉर्चुनेटली जो मुस्लिम एलीट है वहां पे, जो पॉलिटिकल एलीट हम जिसको बोलते हैं, पॉलिटिकल मुस्लिम एलीट, चाहे वो कश्मीर की लीडरशिप हो या चाहे भारत के अंदर की लीडरशिप हो, इनकी कुछ अपने मसाइल हैं। मसाइल क्या हैं? उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जी। दे आर लीस्ट बॉदर्ड के कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है। अगर कुछ होना होता तो बाबरी मस्जिद पे ये कुछ कर लेते, कुछ उसकी आवाज में तवाना, हाँ तकरीरें अच्छी करते हैं, प्रोग्राम्स अच्छे करते हैं, लेकिन गट्स जोड़ में रहते ही हैं जी। देखिए वहां पे इतना सप्रेस कर दिया गया है मुसलमानों को कि मुसलमान तो अपने असली नाम के साथ कई हिंदू इलाकों में रह भी नहीं सकते जी। तो ये तहरीकें जब तक नीचे से नहीं उठेंगी, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ये पॉलिटिकल एलीट वहां पे, उनकी एलीट और पॉलिटिकल एलीट इन द वर्ल्ड ऑलमोस्ट एक जैसी होती है जी। अभी तो इट इज पॉकेट्स फुल पॉलिटिशियंस की दौर है जी हर तरफ। तो वहां पे भी ये टाटा का इंडिया है। ये हिंदुत्व की एप्लीकेशन भी एक इकोनॉमिक एप्लीकेशन है, जिसमें मजहब को शरेड रख के वो सप्रेशन कर रहे हैं और एक डीप स्टेट बना रहे हैं इंडिया को, अपने पॉलिटिकल और अपने अजाइम और अपने पर्सनल अजाइम बनाने के लिए जी। हिंदुत्व जो है वो एक माइंडसेट है जिसकी एप्लीकेशन को बहुत नेगेटिवली यूज किया गया है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां की जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप है या मुस्लिम एलीट है वो उठ खड़े होंगे सारों को, तो आई एम सॉरी, इट इज नॉट हैपनिंग। ये जब तक नीचे, अब वो भी इतना उनको दबा दिया गया है। मैंने जैसे पहले बोला कि वो कई इलाकों में तो अपने नाम भी ऐसे रख के बाहर निकलते हैं कि ताकि उनका सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि जो उनके दिल में वो जबान पे ला ही नहीं सकते अपने राइट्स की क्या उन्होंने करना है। अच्छा, आपको लगता है, क्योंकि हम तो थोड़ा सर बाज़ औक़ात माजरत के साथ हमारा तकिया होता है ना कांग्रेस की तरफ, और राहुल गांधी कह चुके हैं कि हम किस पॉलिटिकल फोर्स की बात करते हैं, आरएसएस इज नॉट पॉलिटिकल फोर्स, दे कैप्चर्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी वो हिंदुस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशन पर काबिज हो चुके हैं, वो पॉलिटिकल फोर्स भी नहीं है, ये भी वो साथ में कहते हैं। तो क्या कुछ उम्मीद हम लगा सकते हैं? दिले नादान तो धोखा वैसे बहुत खाते हैं और बार बार खा भी चुका है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गांधी फैमिली करेगी इस तरह कुछ? आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं है। वो ठीक है, वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए मुसलमान के वोट बैंक को, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन द वोट ऑफ मुस्लिम वोट में उनका इंटरेस्ट है जी, मुसलमान में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आरएसएस, आप जिसका फिनोमिना का जिक्र कर रहे हैं, अगर आरएसएस बनी है या उन्होंने ताकत पकड़ी है, तो क्या वो जब कांग्रेस का दौर का था उनको नहीं पता था कि आरएसएस किस मकसद के लिए बनाई जा रही है और कैसे इसका यूटिलाइजेशन होगी? बिल्कुल। इसी तरह जो रिलीजियस बेस्ड होती है ना जी, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, शुरू में सारे समझते हैं कि शायद हम इनको अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इनको यूज कर सकेंगे, लेटर ऑन वो उनके लिए एक थ्रेट बन जाती हैं और वो अपने मकासद को पूरा करना शुरू कर देती हैं। तो कांग्रेस के दौर में ये आरएसएस बनी है, उसी वक्त इनकी इंडक्शन हो रही थी, वो चीजें बन रही थी। जब बीजेपी का दौर आया तो उसमें उनको फ्रीडम मिल गया, दे आर एट द फ्री स्प्री। तो आई डोंट थिंक सो वो सिर्फ मुसलमान के वोट में इंटरेस्टेड है कांग्रेस में भी, और जो मुसलमानों के अगेंस्ट एप्लीकेशन है उस पर कोई चेंज नहीं आएगी। या तो कांग्रेस आज अपने मैनिफेस्टो में यह ऐलान कर देगी जब हम पावर में आएंगे तो 370 हम खत्म करेंगे, 35A हम खत्म करेंगे, ये अमेंडमेंट जो 1995 वक्फ बिल भी अभी इन्होंने 25 में लाए हैं इसको खत्म करेंगे, और फिर उसके बाद स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो फिर तो हमें थोड़ी सी समझ आती है कि एटलीस्ट वो पॉलिटिकल स्टांस तो अपना दिखा रहे हैं जी। तो ये बस एक नशिस्तन, एक वो बातचीत होगी, इस पे शोर शराबा होगा, और फिर देखे ना 92 में बाबरी मस्जिद का हुआ जी,
उससे लेकर अभी तक कांग्रेस ने किस पॉलिटिकल कैंपेन में मुसलमानों के साथ प्रोमिसेस किए कि हम इसको रीडू करेंगे सर, या कांग्रेस whatever। के दौर में तो इज्तिमाई कश्मीरियों की कब्रें दरियाफ्त हुई हैं। जी हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना जी, सिक्के के दो रुख हैं जरा। वी आर लकी के वहां पे बीजेपी जो है वो पावर में है जी। तो उसकी लकी इस इन अ सेंस है कि हमें अभी समझ जाना चाहिए कि आपके पड़ोस में किस तरह की ज़हनियत। देखिए पाकिस्तान जो है जी, हम फौज में रहे हैं, मिलिट्री में रहे हैं 30-40 ईयर्स। हम उनकी जो मिलिट्री डेवलपमेंट्स होती है हम उसके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं जी। चाहे वो मिसाइल प्रोग्राम हो या जो भी हो, क्विड प्रो क्वो में हम अल्हम्दुलिल्लाह कन्वेंशनल डोमेन में उनको मैचिंग रिस्पांस करते हैं, एस्केलेशन लेडर पे उनके साथ होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का और रीजन के मुसलमानों का भारत के अंदर और भारत के बाहर हम भी उन्हीं का टारगेट है। अच्छा जनरल साहब, मैं क्योंकि आप भी जो है, कह दूं, एक फिक्रा जी कह दूं प्लीज। कि हमें देखें, हमें एक नए माइंडसेट के साथ अब मुकाबला करना पड़ गया है जो हिंदुत्व का माइंडसेट है। तो इसके लिए कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजी न सिर्फ भारत के मुसलमानों को बल्कि हम पाकिस्तान के मुसलमानों को जो उनका टारगेट है हमें भी बनानी पड़ेगी। अच्छा जनरल साहब, क्योंकि इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो अगला मौजू है वो इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि रिश्तेदारियों का मामला अब चल रहे हैं ना, वो जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, वो उसका जिक्र ज़रा छेड़ देते हैं। ये हमारे नौजवानों को कब होश आएगी सर कि जो अपने दलित्स को नहीं छोड़ते उनको कत्ल कर रहे हैं, जो कश्मीरियों के कातिल हैं जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, गुजरात के जो कातिल हैं वो बलोचों और पश्तूनों के खैरख्वाह बने हुए हैं। ये बताएं सर, ये तो खुला तजाद अब तो हमारे नौजवानों को जो इस वक्त देख भी रहे हैं, क्या उनको इस बात की नहीं समझ आ रही कि इनके जहनों में गोबर और गलाजत भरी हुई है? ये दुश्मन है मुसलमानों के और ये मुसलमानों को लड़ा कर खुश होते हैं, और वहाँ पे हमारे कुछ भटके हुए और कुछ ऐसे नौजवान जिन्हें तस्वीर का एक रुख दिखाया जाता है, वो उनको ये इमेज पेश किया जाता है कि जनाब वो तो बड़े लाल किले वाले जो है वो बड़े हमारे खैर ख्वाह हैं, जिधर फिर बाद में खालसा का झंडा भी लहरा दिया गया था। जनरल साहब जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए पाकिस्तान में एक स्मॉल माइनॉरिटी ऐसी है जो अनफॉर्चुनेटली इस जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इसकी वजह से फायदा उठा रही है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। आप बलोचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो जो टॉप लीडरशिप है वो वेस्ट में बैठी हुई है, जो मिड टीयर अपर मिड टीयर है वो इंडिया में है या अफगानिस्तान में है। मरते जख्मी होते हैं तो इंडिया में चले जाते हैं, और दे आर कुलभूषण के फिनोमेना हमारे सामने हैं। अभी नए नाम जोशा वगैरह के आ रहे हैं जो ईरान में बैठे हुए हैं, व्हाटएवर। तो लिंकेजेस हैं जी, ये इकोनॉमिक टेररिज्म है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोशो पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इसका पूरा फायदा उठा के नौजवानों को वहां पर उस तरफ लेके गए हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसी सोशो इकोनॉमिक और हमारी करप्शन और बैड गवर्नेंस स्पेशली इन बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, और बट मेनली इन बलोचिस्तान, इसकी वजह से एक ब्रीडिंग ग्राउंड मौजूद है जी जो इन मासूम ज़हनों को उस तरफ ले गए हैं। ऑफ कोर्स जब स्टेट का थोड़ा सा फेलियर, हमारी एक्युमुलेटिव मिस्टेक्स है जो पास भी, और अब भी देखें सोशल मूवमेंट्स देख लें आप बलोचिस्तान की, जो अब जिनको मैं सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स कहता हूं, वहां की पॉलिटिकल वो लोग लीडरशिप जो असेंबली में आ जाए तो फिर तो ठीक है जी, आइन भी है, सब कुछ है, जब पावर में आ जाए क्योंकि उन्होंने करप्शन करनी है। लेकिन जब अपोजिशन में जाए, चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो, वो भी उन्हीं सोशल इकोनॉमिक डेप्रिविएशंस के इर्द अपनी सियासत करते हैं। सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट भी उसी के इर्द करती है, और अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने हथियार उठाया जो काइनेटिक है। अच्छा जनरल साहब, ये जो आपने नुक्ता छेड़ दिया, क्योंकि सिंध की आवाम को और बिलखुसूस हुकूमत सिंध को आज खराज तहसीन पेश करना भी चाहिए हमें कि जिन्होंने लियारी के बलोचों को बरगलाने वाली जो एक पॉलिटिकल विंग है उसको वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, क्योंकि वो प्रोटेस्ट तो नहीं है, वो तो इंतशार, खलफशार और लसानियत की बातें करने वाले हैं। उनको सही सबक सिखाया, वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। माई कोलाची का चैप्टर खोलने वाले, वो जो गैर ज़रूरी तौर पे सिंध को भी इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ाने वाले, उनको भी नहीं छोड़ा, और वहाँ पे उन्होंने शदीद प्रोटेस्ट भी किया है इन लोगों के खिलाफ। ये जो पॉलिटिकल विंग है दहशतगर्दों के, इनके साथ कैसे निपटा जाए सर? अब हम क्या लॉ, सिंपल फार्मूला जी, वन लाइनर, लॉ ऑफ द लैंड की ट्रू स्पिरिट के साथ इंप्लीमेंटेशन, बगैर किसी लगी लिपटी के, बगैर ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस के सोचे, निप द इवल इन द बड वाली बात होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप काइनेटिक मारे उनको बंदूकों से, आप उनको आइन के नीचे आइन के ताबे रखें। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये होगी कि तमाम पॉलिटिकल फैक्टर से कि जो कानून जिस चीज के लिए बनाए जाए, जिस मकसद के लिए बनाया जाए, उसको यूज उन्हीं में करना चाहिए। पॉलिटिकल मनूवरिंग के लिए जब हम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो जो शकूक व शुबहात पैदा होता है जी, उसको हमें बचाना होगा।
क्योंकि देखे ना, नेशनल एक्शन प्लान का फेलियर भी इसलिए हुआ कि हमने काइनेटिक प्रॉन्ग तो कर लिया, लेकिन जो लॉफेयर के प्रॉन्ग थे, सोशो इकोनॉमिक प्रॉन्ग थे, वो ट्रू स्पिरिट से नहीं किए। इस वक्त मैं कहता हूँ जो एक भी इकोनॉमिक फील्ड में जो ₹1 भी आप दे रहे हैं, वो जिस तक जहां तक जाना है उसको पूरा ट्रेस करे कि वहां तक ठीक पहुंचा है। कि नहीं पहुंचा, लगा कि नहीं। ठीक जो है। लॉफेयर की चीजें हैं वो बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड, irrespective of caste, color and creed and the stature of the individual, आपने उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है, खुद ब खुद चीजें अपनी जगह पे सेटल हो जाएंगी। और ट्रांसपेरेंसी रखिए अपनी हर चीज के बीच। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आपने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप ट्रैवलिंग भी कर रहे थे और आपने ख़ास तौर पर, क्योंकि ये मामला नेशन का है, तो आप हमेशा आपका कंट्रीब्यूशन रहा है। मलिक साहब, क्योंकि अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये सो कॉल्ड जो बलोचों की पता नहीं कौन सी तहरीक है आज़ादी की, और किस तरह की आज़ादी की, पता नहीं कौन सा ये जंगी कानून है जिधर निहत्ते लोगों को मारा जाता है, मासूम लोगों को मारा जाता है, अपने मुसलमान भाइयों को मार के, अपने पाकिस्तानियों को मार के। मुझे ये बताएं सर कि ये जो लसानियत को हवा देने की जो कोशिश की गई है, जी क्या इसका दो तीन इसके पहलू हैं। एक तबका तो बिल्कुल इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस कहता है कि जी कुचल दें ऐसे लोगों को जो नासूर हैं इस माशरे का, मेरे ख्याल है मैं तो इससे इत्तेफाक करता हूँ जी। और दूसरा एक पहलू ये है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको पॉलिटिकली एंगेज किया जाए, और वो फोर्सेस जिन्होंने सियासी लिबादा ओढ़ा हुआ है उनको भी उसी खाते में रखा जाए। देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मासूम लोगों को लिसानी पंजाबी, बिलखसूस जो पंजाबी हैं, पख्तून हैं, उनका जो कत्लेआम है इंतहाई काबिल मजम्मत है। आप देख सकते हैं पाकिस्तानियों का सर, ये पाकिस्तानियों का वही मैं कह रहा हूँ। तो जो ज़ीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी है मेरे ख्याल में इंतहाई वो ज़रूरी है। और जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये सॉफ्ट स्टेट और हार्ड स्टेट का हमें अमली तौर पे मुजाहरा करना होगा। उसकी वजह यह है कि जब तक रेट ऑफ द गवर्नमेंट्स और हुकूमत जब तक इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, जो एक्शन प्लान है, सारी चीज़ें बनी हुई, कवानीन मौजूद है, जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होता तो यकीनी बात है उसके नताइज नहीं निकलेंगे। ये जो मुट्ठी भर लोग हैं एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स, पाकिस्तान के जो दुश्मन है, वो एक अनरेस्ट और एक इंस्टेबिलिटी इसलिए वहाँ क्रिएट करना चाहते हैं कि बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल सूबा है, गवादर पोर्ट है, तरक्याती मनसूबे है, सारी चीज़ें। तो उसमें भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है, दीगर और ममालिक की इन्वॉल्वमेंट है, पड़ोसी ममालिक से जिस तरह दरअंदाजी हो रही है, सारे फैक्टर जहाँ से फिनांस को हो रहे हैं, और वो जो पोलिटिकल एक नाम नहाद एलीट और वो लोग जो बाहर ममालिक में पनाह लेके बैठे हैं और वहाँ बैठ के वो इंसानी हकूक़ की नुमाइंदगी, इंसानी हकूक़ की बातें, और इनकी जी बहुत ज़्यादती हो रही है बलूचिस्तान के साथ और इनका एहसास महरूमी बढ़ रहा है, इस तरह का जो नैरेटिव लेके नाम नहाद एक नैरेटिव है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो ये हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग मुज़ाकरात की, देखिए बहुत दफ़ा कोशिश हुई, मुज़ाकरात कामयाब नहीं है। अब मेरे ख्याल में वक्त ये आ गया है कि ऐसे लोगों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी है उसको हमारी मिलिट्री और सियासी क़यादत को हर सूरत इम्प्लीमेंट करना होगा। और अगर ये नहीं करते तो ये जो अनरेस्ट की जो वायलेशन, जिस तरह आप देख सकते हैं कि जाफर एक्सप्रेस में जिस तरह मासूम पाकिस्तानियों को जिस तरह उनको शहीद किया गया, उनके साथ जो मजालिम रवा रखे गया, उनको ज़ख्मी किया, कई जानों से चले गए, और जिस तरह पाकिस्तान की अक़वाम आलम में उन्होंने बदनाम करने की एक मज़मूम हरकत की, तो वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व है किसी सिरत उनके साथ मेरा नहीं ख्याल कि कोई टॉलरेंस होना चाहिए। अच्छा बाबर गौसी साहब, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को ऑन द स्पॉट या बिल्कुल उनके सामने ये तमाम तर वाक़यात हुए हैं, क्यों आंखों पे कौन सी ऐसी पट्टी है कि जो दहशतगर्दों ने जाफ़र एक्सप्रेस पे निहत्ते लोगों पर हमला किया, फिर रड़ाशम के इलाके रखने के करीब ये वाक़या हो, फिर रड़कन में बस से उतार के लोगों को शहीद किया, फिर गवादर जो मकरान कोस्टल हाईवे है वहाँ से उतार के बसों से लोगों को शहीद किया। ये जो लोग आज खड़े हैं और ये बड़े हकूक़ की बात करते हैं, ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया उन लोगों के हक़ में कि ये निहत्ते लोगों का कत्ल हुआ है, उनको शहीद किया गया और इन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। आज वो उसी सफ़ में हमें नज़र आ रहे हैं और तकरीरें करते हैं जाके। बदकिस्मती की बात है कि देखें जाफ़र एक्सप्रेस पे, और जिस तरह आपने कहा कि लोगों को बसों से उतार के, और वैसे जो है कोई पंजाबी है, कोई KPK का है, कोई सिंध का है, कोई बलूचिस्तान का, इसमें उन्होंने कोई ये नहीं देखा कि ये कहाँ के, उनको उतार के कत्ल किया ना। निहत्ते लोग थे, मजदूरी करने गए हुए थे। इनको ये जितने आज पॉलिटिकल लोग जो आज एहतजाज पे बैठे, इनको इसको कंडेम करना चाहिए था असूली तौर पे। फिर लोग इन पे कहते हैं कि ये सच को सच कहते हैं और झूठ को झूठ कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख लें ये उनकी बी टीम है। देखें जो ये काम कर रहे हैं उनकी बी टीम के तौर पर ये यूज़ हो रहे हैं। जिस तरह इनकी तमाम की तमाम, जो आपका भी इलाका बलूचिस्तान है, आपके जितने सरदार हैं जो इस मुहिम में हैं, जो रा के एजेंट बने हुए हैं, जो दूसरे हमारा एक ही सरदार है सर, वो और सब वो
सरवर कायनात। जी जी नहीं, और मैं फिर एक उसके बात बाद कर रहा हूँ कि वहाँ अल्लाह पे जो रब्बुल इज्जत जो नहीं, ज़मीन वो और आपकी बात आसमान का सही है। मालिक और खालिक है, नहीं, ये जो मैं- हम इस शख्सियत परस्ती में और सरदार जी, परस्ती में जी, जी। फंसे हुए हैं ना, जी, इससे जी, नहीं मैं निकले यही हम। बात कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे डील करते हैं, बिल्कुल। स्विट्ज़रलैंड में बैठ के डील करते हैं, वो दूसरे ममालिक में बैठ के डील करते हैं। वो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं उनके आगे उनको थोड़े बहुत वो फाइनेंशियली स्टेबल करते हैं और उनसे ये काम करवाते हैं। अब जो स्टेट है, जिस तरह आर्मी चीफ ने भी एक बात की थी कि सॉफ्ट और हार्ड स्टेट का अब डिफरेंस होना चाहिए। सॉफ्ट स्टेट क्या होती है कि वो मौके देती है बार बार तमाम अपने जो दहशतगर्द हैं, जो वहाँ पे लोग जो हैं वो कहते हैं कि कौमी दायरे में आ जाए, हम आपको माफ़ करते हैं, पॉलिटिकली उनको इंगेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वक्त गुजर गया। सर वो वक्त जब गुजर- ऑपरेशन की बात करते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, वो एहतजाज करने शुरू कर जी देते हाँ, हैं मैं यही बात कि करने लगा ऐसी हूँ। बुलाए आप सी अगर देखें- तुसी आप फिर देखें मार रहे कि हो। यहाँ पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और जो ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए, जिस तरह सवात वगैरह दूसरे इलाकों में हुआ कि पूरे बलूचिस्तान में होना चाहिए। पाक फौज के पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि दुनिया की बेहतरीन अफवाज में इसका शुमार होता है और उसकी वाज़ेह एग्जांपल आपने देखी कि जाफर एक्सप्रेस को उन्होंने किस तरह क्लियर कराया और दुनिया उसको सराह रही है। अमेरिकन जो चीफ हैं उन्होंने भी कहा है कि इससे मुश्किल तरीन सर जी, ऑपरेशन था, 15 लेकिन अगस्त काबुल जी, फॉल फ्लाइट जी, ऑपरेशन जी हाँ, रेस्क्यू यही मैं बात ये करने तो लगा हूँ। हिंदुस्तान अभी देखें जो है ये जो वो मुट्ठी उनके भर- जो सिफारतकारों को हमने जी, रेस्क्यू करवाया था, ये जो तो उन्होंने अभी तक उसका शुक्रिया नहीं अदा मुट्ठी- किया। काउंटर टेररिज्म एक मुट्ठी strategy बार है। लोग हैं ये, तो अब स्टेट को जो है ना एक्शन में आना चाहिए और क्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन करना चाहिए। उसमें कोई भी आ जाता है, जो कौमी दायरे में आना चाहता है वेलकम, जो नहीं आना चाहता, देखिए रियासत है तो हम हैं। अगर रियासत को कमजोर करने की डॉक्टर कोई भी साहब, मैं कोशिश ऐड करता कर है दूं सर, उसमें? उसमें last उसको मेरा 30 ख्याल है कि बिल्कुल last क्रश 10 कर देना seconds, चाहिए। मेरे ख्याल में एक चीज़ बड़ी खुशाइंद है कि अब लोगों में एक अवेयरनेस आ गई, जिस तरह के मुजाहरे BLA के खिलाफ सिंध भर में और बलूचिस्तान में हो रहे हैं। ये खुशाइंद बात है कि अब लोग खड़े हो गए उनके खिलाफ, लोगों को उनको खड़ा होना expose होगा करें सर, लोगों और को एक्सपोज करें और उसकी आज़ादी की वजह- कदर करनी उसकी होगी। वजह है लोग कि- अपने हकूक के लिए खड़े हुए क्योंकि हैं। जब तक बिल्कुल, लोग जी। गवर्नमेंट और फौज इनके साथ ताइद या कोऑपरेशन नहीं करेंगे, यही नहीं बिल्कुल बात है कि बिल्कुल मलिक counter साहब, terrorism बहुत strategy। शुक्रिया मंजूर मलिक साहब, बाबरकोट साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक पे मैं बात करूं क्योंकि आपने सारी गुफ्तगू सुन ली है, लेकिन एक जुमला, ये कुछ हमारे नादान लोग जो है वो सोशल मीडिया पे, मैं उनकी तरफ उनसे मुखातिब हूँ कि जब आप ये सोशल मीडिया पे खड़े होकर कहते हैं ना कि हम भी ये कर देंगे, तुमने अगर ये किया तो हम भी कर देंगे, ये नहीं की तो कोशिश यही है कि इनको लसानी बुनियादों पर आपस में तकसीम करो। तो खुदारा आप लसानी बुनियादों पर बात ना करो, अब सिर्फ बात करो मुल्क की, पाकिस्तान की, कि ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये किसी कौम के दुश्मन नहीं है, ये किसी कबीले के दुश्मन नहीं है, ये लाशों को कैश करने वाले लोग हैं, मफाद परस्त टोला है, ये पाकिस्तानियों के दुश्मन है, ये किसी स्पेसिफिक कौम के दुश्मन नहीं है। तो सोशल मीडिया पे जो नौजवान इस वक्त जहाद कर रहे हैं और इनको एक्सपोज कर रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि कौम या ज़ुबान का नाम ना लें, इनको मुल्क दुश्मन कहें, ये सिर्फ मुल्क दुश्मन है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।